कंप्यूटर पे कर लेता हूँ। ओके, द वर्ड पेडागोजी मीन, अगर आप इसको इसका जो वैसे तो हम इसे टीचिंग मेथड से लिंक करते हैं, लेकिन अगर आप उसकी जो एक डिक्शनरी डेफिनेशन में जाएं तो इसका मतलब है लीड द चाइल्ड। पेडॉग का मतलब है चाइल्ड, और उस लिहाज से यानी बच्चे को लेके चलना, किस सिर्फ लेके चलना। इट्स कुड बी एजुकेशन है, पर हम एजुकेशन से रिलेट कर रहे हैं। और अगर वैसे हम एकेडमिकली बात करें तो दूसरी तारीफ है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, पढ़ाने के तरीके। द फिलोसफर हु वर्क इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डायडैक्टिक वास। तो पहले हम ये देखते हैं ये डायडैक्टिक क्या है। तो डायडैक्टिक इज अ टीचिंग मेथड दैट फोकस ऑन टीचर्स गिविंग लेसन टू स्टूडेंट्स। जिसमें जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ट्रायंगुलर मेथड है जिसमें टीचर, लर्नर और कंटेंट शामिल है। और टीचर जिस तरह से कंटेंट लर्नर तक पहुंचाता है जो कि स्टूडेंट है, उस मेथड को डायडैक्टिक मेथड कहते हैं। बाकी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो सब इसकी सब टाइप में आ जाएंगे। नॉलेज या कंटेंट जो है वो बच्चे तक पहुंचाना थ्रू सम पेडागोजिकल स्किल इज नोन एज अ डायडैक्टिक। और साइंटिफिक नॉलेज के लिहाज से जिसने वर्कआउट किया, दैट इज मार्टन वैगनशीन। The use of technology to enhance learning processes in education is called ICT. We all know about information and computer technology. और आजकल स्पेशली आफ्टर कोविड इट्स अ वेरी इन थिंग। A scoring guide used to evaluate the quality of student is called rubrics. What is rubrics? बेसिकली अगर आपने कहीं किसी इम्तिहान में कोई क्वेश्चन देखा हो, यूजुअली हमारा जो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम है उसमें रूब्रिक्स एज सच मेंशन नहीं होता, लेकिन जब आप पेपर की चेक, जैसे हम पेपर चेक करते हैं तो हमें की दी जाती है बाय सर्टन बोर्ड। उस की के ऊपर लिखा होता है कि अगर इस बच्चे ने लेट्स सपोज ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसने अगर तारीफ की है तो उसको 1 नंबर दें, अगर उसने तारीफ प्लस डेरिवेशन की है तो 2 3 नंबर दे दें। अगर उसने तारीफ के 1 नंबर है, डेरिवेशन के 2 नंबर हैं, 1 नंबर डायग्राम का है, और 1 नंबर ये जो फाइनल एक पैराग्राफ है। तो ये रूब्रिक्स है कि किस पार्ट के कितने नंबर हैं। तो ये हम जितने भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये शॉर्ट एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, उनके लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी गई है और उसमें यही बताया गया कि अगर जो कंक्लूजन लिखी गई है और वो सपोर्ट नहीं करती किसी भी एविडेंस को फ्रॉम द टेक्स्ट, तो आपने उसको 0 नंबर देना। यानी लिखा हो लेकिन अगर वो इस चीज पे पूरा किसी पे भी उतरता नहीं तो 0 नंबर। कुछ कंक्लूजन एविडेंस की बेस पे हैं तो 1 नंबर दे दें। अगर कंक्लूजन एविडेंस की बेस पे है और लॉजिकल है तो 2 नंबर दे दें। और अगर स्पेसिफिक मटेरियल एविडेंस है, लॉजिकल सपोर्ट है और क्लियर है, हर चीज क्लियरली डिफाइन की गई है, फिर पूरे नंबर दें या प्रोफिशिएंट कैटेगरी दे दें। तो ये बेसिकली रूब्रिक्स होता है कि आपके क्वेश्चन के किस हिस्से के कितने नंबर है। और अगर ओपन एंडेड की बात करें, जैसे थीसिस प्रोजेक्ट है या इस तरह का कोई क्वेश्चन है जिसमें आपने अपनी राय देनी है, तो आप जितना क्लियर लॉजिकल, CSS कैसे है फॉर एग्जांपल, तो उसमें यही चीज़ देखी जाएगी कि आपका मटेरियल कितना एविडेंस बेस है, कितने आपने उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ किए हैं, लॉजिकल आप रीजनिंग कितनी दे रहे हैं, और आपकी ग्रामर डिक्शनरी क्लियर है, रीडेबल है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे या मैक्सिमम नंबर जो भी वहाँ पे मेंशन है। तो बैक टू द क्वेश्चन, सो रूब्रिक इज अ स्कोरिंग गाइड। ये बेसिकली आपको बताता है कि आपने एज अ टीचर को कि आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन या जो लेंथी रिटर्न क्वेश्चन है उसको कितने नंबर देने। एज पीपल ग्रो ओल्डर द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइन। उनके समझने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। Which from the following should be used to increase correct response and appropriate behavior? That is praise. Praise क्या है? किसी को आप तारीफ करना। इस प्रेज की भी 3 टाइप्स हैं। एक है पर्सनल प्रेज, एक है एफर्ट बेस्ड प्रेज, और तीसरा है बिहेवियर स्पेसिफिक प्रेज। तो पर्सनल प्रेज क्या है?
कि जैसे किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, किसी की लेट्स सपोज आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उसकी आंखों का कलर जो है वो यूनिक है, उसकी हाइट अच्छी है, मतलब इस तरह की आप अगर प्रेस करते हैं तो दो उसको प्रेस कर रहे हैं, लेकिन एकेडमिकली या टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई अच्छी प्रेस नहीं है। इनफैक्ट बाज़ केसेस में वो बच्चे के लिए नुकसानदेह होगी। जो अच्छी प्रेज़ है क्लास में वो 2 तरह की हैं। एफर्ट बेस्ड प्रेज़, कि जो बच्चा एफर्ट कर रहा है क्लास में, मेहनत कर रहा है। आई यूज्ड टू हैव टेस्ट इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस व्हाइल आई वाज़ इन स्कूल एज़ अ टीचर। तो उसमें मैं लिस्ट में ये नहीं देख रहा होता था यूजुअली कि बच्चे के कितने हाईएस्ट मार्क्स है, बल्कि ये देख रहा होता था पिछले टेस्ट के कंपैरेटिवली अगला टेस्ट कैसा है। तो आई कुड प्रेज़ अ स्टूडेंट व्हिच गॉट ओनली 5 मार्क्स आउट ऑफ 20, क्योंकि पिछले टेस्ट में उसके 1 नंबर थे। तो एफर्ट बेस्ड प्रेज़ यही है कि आप उसको प्रेज़ करेंगे, देखें आपके पिछली दफ़ा 1 नंबर थे, इस दफ़ा आपने 5 लिए, आप एफर्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, टोटल की तरफ अभी ना आएँ, एंड होपफुली आहिस्ता-आहिस्ता वो अच्छे नंबर्स में भी आ जाएगा, या पासिंग नंबर, या ज़ाहिर बात है इट कुड गो एनीवेयर। एंड देन द बिहेवियर स्पेसिफिक प्रेज़, जिसमें आप बिहेवियर से रिलेट उसकी जैसे टीचर्स क्लास है तो ओबीडियंस है, क्लास डिसिप्लिन है, दूसरे पीयर्स दोस्त उसके क्लास फेलो उनके साथ बिहेवियर है, तो उसपे उसे प्रेज़ करते हैं। तो बेसिकली ये होता है जब आप प्रेज़ करते हैं तो उससे उस चीज़ के नेक्स्ट टाइम होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अगर आप किसी को प्रेज़ नहीं करते तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। लेकिन अगर आप उसको प्रेज़ करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, तो वो ही और शी विल ट्राई टू डू रिपीट इट अगेन। तो इसमें जो पर्सनल है इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें एक तो पहली बात ये होगी कि उसका पढ़ाई से किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं होगा। दूसरा जो है वो बच्चे को थोड़ा-सा गरूर में ला सकता है कि वो अपने आप को कंपेयर टू क्लास एक यूनिक पर्सनैलिटी कंसीडर करे, और उसका जो असल ध्यान जो कि पढ़ाई की तरफ होना चाहिए उससे हटे। तो एफर्ट बेस्ड प्रेज़ और बिहेवियर स्पेसिफिक प्रेज़ जो हैं वो एप्रिशिएबल होते हैं। टीचर को लाज़मी क्लास में यूज़ करने चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो मोटिवेट रहें, एंड इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन। कुरिकुलम कंटेंट ये ऑलरेडी किताबों में मौजूद है, जो चीज़ वो किताबों में नहीं मौजूद वो मोटिवेशन मौजूद नहीं है। तो टीचर की सबसे बड़ी अहम ज़िम्मेदारी यही होती है कि बच्चों को मोटिवेट करना उनके कैलिबर के लिहाज़ से। एक बच्चा 99 पे है तो उसको 100 के लिए मोटिवेट करना, एक बच्चा 20 पे है तो उसको 40 के लिए मोटिवेट करना, एक 3rd डिवीज़न पे है तो उसको 1st डिवीज़न के लिए मोटिवेट करना। आप सबको एक लेवल पे नहीं मोटिवेट कर सकते। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज़ माइनर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो इसका रिवर्स है, इट्स इग्नोरेंस। एक बच्चा हरकत कर रहा है और आपको है कि अ, वो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है और उसे कम करना चाहिए। तो पनिशमेंट भी गुड गुड ऑप्शन, लेकिन आप इग्नोरेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी को इग्नोर करें, हल्का-सा मेंशन कर दें, एंड अगर वो नहीं होता तो फिर उसको आप पनिशमेंट से लिंक कर सकते हैं। अ वेरी फेमस बुक एमिली जो है उसके राइटर रोसो हैं, जिसको नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन भी कहा जाता है। तो उसी बुक में जो निचला क्वेश्चन है 10th, द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज़ टू मेक अ रीज़नेबल मैन। एक ऐसा आपने रीज़निंग मैन क्रिएट करना है, एजुकेशन का मकसद जो क्वेश्चन कर सके, जो अपनी एग्जिस्टेंस के मुतालिक क्वेश्चन कर सके, जो दुनिया में होने वाले मामलात पे क्वेश्चन कर सके, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते हम उसको बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकते। Teacher should present information to the students clearly and interesting way and relate this new information to the things student already know, which is known as prior knowledge। ये एक टर्म यूज़ की जाती है और ये बहुत ज़रूरी है। प्रियोर नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जो बच्चे को पहले से मालूम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो वो उससे पिछली क्लास में ज़रूर पढ़ के आया होगा, या उससे पिछली क्लास में, या पहले चैप्टर का टॉपिक आप तीसरे चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं। तो एक अच्छे टीचर की एक ख़ासियत होती है कि वो प्योर नॉलेज को करंट नॉलेज से कितना अच्छा लिंक करते हैं। इनफैक्ट अगर आप टॉपिक बच्चे को समझा रहे हैं और बल्कि बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो द फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ रिकमेंडेड इज़ टू चेक द प्योर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, कि उनकी प्रीवियस नॉलेज जो रेलेवेंट है उससे पहले क्लियर करें, फिर इस टॉपिक पे आएँ। मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम प्योर नॉलेज में होगी कि बच्चा पहले उसे अच्छे तरीके से नहीं समझ के आया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके नहीं ठीक। एक बच्चे के जब रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं ठीक, तो उसको आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या क्रिटिकल एंगल नहीं समझा सकते। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इट मीन्स ऑफ ऑलरेडी नोन नॉलेज या प्रियोर नॉलेज।
Okay, question number 12. According to John Dewey, school is a social institution and education is a social process. यानी हम जो स्कूल में हमारा कुरिकुलम है, हमें जो एजुकेशन दी जाती है, इट्स ऑल अबाउट सोशल प्रोसेसिंग। आपकी सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कुरिकुलम डिज़ाइन होता है, आपके सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है, और मकसद भी यही होता है कि आप एक अच्छे सोशल एलिमेंट के तौर पे सोसाइटी में जाएं और सोसाइटी को बेहतर करने की कोशिश करें। सो इट्स ऑल अबाउट सोशियलिटी, and here we are specifically talking about John Dewey. According to John Dewey, school must prepare students for present life. उसके मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं ये प्रेजेंट लाइफ के लिए आप होने चाहिए। रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग इफेक्ट, ये बेसिकली प्रेज के साथ आप लिंक कर सकते हैं इसको। इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बिकम मोर लाइकली टू अकर अगेंस्ट इन दैट सिचुएशन, यानी कोई ऐसा रिस्पॉन्स हुआ जिससे उसे सेटिस्फाइंग इफेक्ट मिला, और वो सेटिस्फाइंग इफेक्ट क्या हो सकता है, आपने उसे प्रेज कर दिया, आपने उसे अप्रिशिएट कर दिया, तो वो जो सिचुएशन है वो दोबारा लाजमी होगी, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 15 जो कि इसका वाइस वर्सा है, रिस्पॉन्स दैट प्रोड्यूस अ डिस्कम्फर्टिंग इफेक्ट बिकम दैट टू अकर अगेन द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने कोई ऐसी बात की जो कि अच्छी नहीं थी, आपने उसे इग्नोर किया या हल्का सा नाराजगी का इजहार किया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो दोबारा नहीं होगी। तो इट्स प्रेज एंड इग्नोरेंस, जो ऊपर हमने दो एमसीक्यूज देखे, इनकी बेसिकली एग्जांपल्स हैं। अकॉर्डिंग टू रोसो, एट व्हाट एज अ पर्सन रेडी टू हैव अ कंपेनियन ऑफ द ऑपोजिट सेक्स? 16 ईयर्स, जिसे हम बालग होने की उम्र से रिलेट कर सकते हैं कि ग्रुपिंग बनाना स्कूल में ड्यूरिंग एजुकेशन, वो 16 ईयर उसने जो है क्लेम किया है रोसो ने। रोसो, एज वी डिस्कस बिफोर, is a very famous educationist. The field of study concerned with the construction of thought process, including remembering, problem solving and decision making, is called cognitive development। ये हमने पहले भी पढ़ा जब हमने ब्लूम टेक्सोनोमी की, तो हमने उसमें cognitive की बात की। तो cognitive is about thought process, construction of your thought process, which involve remembering, problem solving and decision making. Then we have a educationist known as John Piaget। उसने एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस प्रपोज किया, जिसके 4 प्रोसेस हैं। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं? वो ये 4 स्टेप हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, पहले पैदा होने से पहले 2 साल तक उसकी जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। इससे क्या मुराद है ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देन देयर इज अ प्री ऑपरेशनल स्टेज व्हिच इज 2 to 7 ईयर्स। जस्ट लेट मी रिमाइंड इट अगेन, इट्स अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि इंसान की जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह क्रिएट होता है बचपन से लेकर आखिर तक, जहां तक उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 to 11 ईयर्स, एंड जो फाइनल है जिसमें अल्टीमेट वो चीज़ों को कंपेयर कर सकता है, अपनी कोग्निशन को बेसिक लेवल पे अप्लाई कर सकता है। दैट्स फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज विच इज 12 एंड अप टू द, जब तक वो पढ़ाई के साथ लिंक है या जब तक वो जिंदा है, और वो वक्त के साथ साथ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बेहतर होती जाती है, मेच्योर होती जाती है। अब इस चारों में देखते हैं इससे क्या मुराद है। तो सबसे पहली जो है स्टेज, ये जाहिर बात आपसे एज रेंज एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। उसके बाद कौन सी स्टेज किससे मुतल्लिक है ये पूछी जा सकती है। तो पहला सबसे जब बच्चा पैदा होता है, तो अगर आप किसी भी बच्चे को देखें तो इट्स मोस्ट अबाउट मोटर रिस्पॉन्सेज, यानी जो आपकी सेंसरी अल्फाज हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, पाँव हिलाना, हाथ हिलाना, वॉकर पे चलना, तो मकसद ये इस तरह की जो सेंसरी रिस्पॉन्स क्रिएशन होती है। उसके बाद प्री ऑपरेशन है 2 to 7 ईयर विच इज अबाउट सिंपलिक थिंकिंग, यूज ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स एंड ग्रामर टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट्स, इमेजिनेशन एंड ट्यूशन आर स्ट्रॉन्ग बट कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ आर स्टिल डिफिकल्ट, कंजर्वेशन इज डेवलप, यानी बात करने का तरीका 2 से 7 साल की उम्र में बनता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं अभी तक हो सकती, लेकिन नॉर्मल जो है वो डिस्कशंस बच्चा करना शुरू हो जाता है। देन देयर इज अ 7 to 11 for 5 years in concrete operational stage, concept attached to concrete situations, it becomes concrete, it's no more abstract। ये फिजिकल चीज़ों पे बात चीज़ें डिस्कस होती हैं, टाइम एंड स्पेस, क्वांटिटी, वक्त, जो भी स्कूलिंग रूटीन है, एंड ऑल द अदर थिंग्स। अब जो नेक्स्ट स्टेज है जो 11 ईयर्स ओल्ड एंड ओल्डर है, जो लास्ट फॉर्मल ऑपरेशन है, दैट्स हाइपोथेटिकल भी होगा, थ्योरेटिकल, उसने ये कहा होगा, उसने ये सोचा होगा,
ये इसलिए हुआ क्योंकि ये ऐसे हुआ होगा, हम बगैर किसी मीटिंग का हिस्से बैठे प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि इस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया है होगा। क्या? ओके, काइंडली कीप योर माइक ऑफ। बात समझ आ गई। हाँ। ओके, सो थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल एंड काउंटर फ्यूचर थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग, जिसमें हम इस वक्त तमाम मौजूद हैं। हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं सिचुएशंस के, वो कंक्रीट हैं। हम चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, चीज़ों को हम टेंजेबल भी ले सकते हैं, और ये वक्त के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ ये इम्प्रूव होते रहते हैं। तो दिस इज़ अबाउट पैजेट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस। तो ये कितने स्टेजेस हैं, स्टेजेस के नाम क्या क्या हैं, इनमें से कौन सी स्टेज इसका हिस्सा है, कौन सी नहीं है, कॉन्सेप्ट जो हैं वो कंक्रीट किस स्टेज में होते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस स्टेज में डेवलप होती है। तो ये सारा जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड, द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। इट्स अ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि जो काम आप जितनी दफ़ा ज़्यादा करेंगे वो उतना आपका मजबूत होता जाएगा। जैसे कि पढ़ाई है, राइटिंग है, साइकिल चलाना है, एक्सरसाइज करना है। द मोर पार्ट्स ऑफ ब्रेन यू यूज, द मोर लाइकली यू आर टू रिटेन इन्फॉर्मेशन। जितना आप दिमाग को ज़्यादा यूज़ करेंगे, अपनी नॉलेज को फ्रेश रखेंगे, उतने ज़्यादा चांस है कि आपका नॉलेज रिटेन रहेगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट, वी हैव सम डिस्कशन ऑन असेसमेंट टाइप्स। असेसमेंट टाइप बेसिकली क्या होता है कि जो आपके इम्तिहान होते हैं, हम तो वैसे जैसे टेस्ट कहते हैं, कुछ इम्तिहान बाद अदारे लेते हैं बच्चे के एडमिशन से पहले, के पहले इम्तिहान दें, बच्चे को देखेंगे, उसके बाद उसको एडमिशन देंगे। एडमिशन दे दिया, फिर क्लास में पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट लिए जा रहे हैं, मिड टर्म, फाइनल टर्म, बोर्ड के एग्जाम्स फिर हुए। तो इस तरह कई तरह की असेसमेंट्स होती हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज एंड स्किल्स prior टू द इंस्ट्रक्शन। तो ये बिफोर एन एडमिशन, बिफोर अ मीटिंग, बिफोर अ कॉन्फ्रेंस ये हो सकता है, जिसमें मकसद है कि आपने बच्चे को डायग्नोज करना है कि बच्चा क्या किस स्टेज पे है। उसके स्पेशल टेस्ट डिज़ाइन किए जा सकते हैं एज ग्रुप के लिहाज से, क्लास ग्रुप के लिहाज से, टू सी अगर बच्चा 5वीं में एडमिशन लेने आया है तो 4 तक उसे चीज़ें आती भी हैं कि नहीं। तो अगर वो टेस्ट पास कर लेता है सो इज़ गुड टू गो। इनफैक्ट अब तो हमारे लिए बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है चीज़ों, क्लासेस चलना, नर्सरी प्रेप 1 2 3 4 5। अगर हम आज से कोई 20 साल 30 साल पहले चले जाएं तो इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता था। तब तीसरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको दूसरी क्लास का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होता था। तब क्या होता था कि बाप या वालदा बच्चे को लेके स्कूल जाती थी, उन्हें कहती थी बच्चे को हमने एडमिशन दिलाना है, घर में ही पढ़ता रहे, भाई से, बहन से, बाप से। वो क्या करते थे, एक छोटा सा टेस्ट लेते थे, उस टेस्ट के बेस पे से कह देते थे कि आप तीसरी क्लास में बैठ सकता है बच्चा, आपका पहली क्लास में बैठ सकता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम, द ओनली पाकिस्तानी नोबल लॉरिएट इन साइंस जो है, उनकी अगर आप थोड़ी हिस्टोरिकली पढ़ें तो जब उनको फर्स्ट टाइम ले जाया गया तो आई थिंक वो डायरेक्ट 3rd क्लास में बैठे थे, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो उनको उस लिहाज से कैरी कर रहे थे घर में। तो अब तो खैर उस रूटीन में इतना हम नहीं है, लेकिन ये दिस कुड बी वन ऑफ द वे। एग्जैक्ट असेसमेंट की टाइप्स नहीं बताई जा सकती। आई वुड नॉट से कि कोई ऐसा एमसीक्यू आपको आएगा, क्योंकि हर कैटेगरी के लिहाज से वो चेंज हो सकती है। बाकी इधर से लिहाज से देखा जाए तो 6 हैं जैसे कि यहाँ पे, और मेरे ख्याल से इक्वली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव जो होती है टेस्टिंग, जिसे हम कहते हैं ना कि क्लास टेस्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंटली, जो बार बार होता है। बार बार कौन सा टेस्ट होता है? क्लास टेस्ट। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड यूजुअली अकर्स रेगुलरली थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। आज टीचर ने पढ़ाया, कल टेस्ट, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे उठाओ तुम बताओ मैंने क्या पढ़ाया, दैट्स अ फॉर्मेटिव टेस्ट। सो फॉर्मेटिव क्या है? जो रेगुलर हो, फ्रीक्वेंटली, एफ आर फ्रीक्वेंटली। देन वी हैव समेटिव, मेजर स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो समरी, समरी से समेटिव याद रख सकते हैं, जो आखिर में होता है। मैंने कोर्स पढ़ा दिया, मैंने क्लास टेस्ट लेनी है, लेना है,
या जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं या जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, दे ऑल आर समेटिव टेस्ट, जो कि इस चीज़ को देखते हैं कि ये पूरी जो इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की है एज अ सब्जेक्ट इन 9th क्लास, उसमें बच्चा कितना अच्छा अ, पढ़ा है और उसको आप असेस किस तरह करेंगे, एवेलुएट किस तरह करेंगे। देन देयर आर टू टाइप्स व्हिच आर इन कंपैरिजन विद ईच अदर, एंड देन देयर इज अ कंपैरिजन विद सम अदर। जी, जी, बिल्कुल। समवन put in a chat, diagnostic is prior to the something, formative is during and summative is after। तो इसको आप बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर के तौर पे कर सकते हैं। अच्छा, आफ्टर में या लेट्स सपोज ड्यूरिंग भी और बिफोर भी, इन तीनों जो टाइप्स हैं, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव, इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो आप नॉर्म रेफरेंस के तौर पे देखेंगे और एक क्राइटेरिया रेफरेंस पे देखेगा। नॉर्म रेफरेंस से क्या मुराद है, उसे आप किसी दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, क्लास टेस्ट हुआ, क्लास में हाईएस्ट नंबर 40 हैं 100 में से, लेकिन वो टॉपर है क्योंकि उसके बाकी सबसे हाईएस्ट है। इसे कहते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कि लम्स है, वहाँ पे ये नॉर्म रेफरेंस रूल चलाया जाता है। वहाँ पे अगर कॉमसेट्स में 70 वाला बच्चा जो है वो सी ग्रेड लेता है फॉर एग्जांपल, तो लम्स में हम बाद औक़ात 65 पे ए ले लेते होते थे। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग थी, तो इट्स अ नॉर्म रेफरेंस थिंग। जबकि क्राइटेरिया रेफरेंस क्या, मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ गोल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड, जैसे मैंने कॉमसेट्स का बताया। तो वहाँ पे फिक्स है कि अगर 70 आ गए तो आपका सी है, 80 आ गए तो बी है, 85 आ गए तो ए है। तो इट्स बेसिकली क्राइटेरिया रेफरेंस, फिक्स सिनेरियो, जिसमें आपने 85 लेने ही लेने हैं, चाहे जितना मर्जी मुश्किल पेपर है, चाहे जितना मर्जी टीचर आपको टफ एवेलुएट कर रहा है। इनफैक्ट टीचर पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें, क्योंकि टीचर एक खास हद से ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं दे सकता, वरना सारे फेल हो जाएंगे। जबकि नॉर्म रेफरेंस में ये रिलैक्सेशन होती है, आप जितना मर्जी मुश्किल पेपर बनाना चाहें, आपको पता है अल्टीमेटली जो क्लास के 50 स्टूडेंट हैं उन्होंने आपस में कम्पीट करना है। सो एक ने टॉप करना ही करना है, और जो सबसे मिनिमम ग्रेड पे होगा वो उसने फेल होना ही होना है। बाकी यूजुअली जो है एवरेज पे चले जाएंगे। ओके, सो अब ये नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस ये किसी भी वक्त हो सकता है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ भी लिंक किया जा सकता है, ये फॉर्मेटिव टेस्ट के तौर पे भी इवैल्यूएट किया जा सकता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली समेटिव टेस्ट में तो होता ही होता है। इस बच्चे की पोजीशन है, अब जिस बच्चे की पोजीशन है उसकी इस नंबरों पे नहीं होती कि उसके 1100 में से 1080 नंबर है, उसके इस बेस पे होती है कि उसके बाकी तमाम बोर्ड के बच्चों से ज्यादा नंबर हैं। और लेकिन जो डिवीजन है कि फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन है, वो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है। उसमें अगर उसके 660 नंबर हैं 1100 में से, तो फर्स्ट डिवीजन है, नहीं है तो नहीं है, बाकी बच्चे जो मर्जी कर रहे हैं। The last one is interim benchmark evaluation, evaluate student performance at periodic intervals, frequently at the end of a grading period, and predict student performance on end of the year summative। यानी इट्स अ बेसिक इस समेटिव ही की समझ लें कि एक डिफरेंट स्टाइल में लिखा गया है। मेजरली ये 5 हैं और मेजरली वो 3 हैं। उन 3 को एवेलुएट करने का जो तरीका है वो नॉर्म रेफरेंस या क्राइटेरियन रेफरेंस है। ओके, सो इसके रेलिवेंट क्वेश्चन कुछ हम देखते हैं। इसमें जो आपकी टेस्ट और मेजरमेंट है, टेस्ट इज अबाउट असेसमेंट या वैल्यूएशन इज अबाउट क्वालिटी, जबकि क्वांटिटेटिव जो आपकी वैल्यूएशन है वो मेजरमेंट कहलाती है इन टेस्ट लैंग्वेजेस। सो लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल परफॉर्मेंस इज मेजरमेंट, कि बच्चे की आप जब मेजरमेंट कर रहे हैं स्कोर की, तो इट्स अबाउट की क्वांटिटेटिव, कि वो पास है, फेल है, ए ग्रेड है या बी ग्रेड है। जबकि एवेलुएशन को आप क्वालिटेटिव में ले सकते हैं, और जो एवेलुएशन का पर्पस है इज टू मेक जजमेंट। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि एज इट इज आपको आ सकते हैं, एज इट इज नहीं आते तो मिलते जुलते तो लाजमी आ सकते हैं। एज आई टोल्ड अबाव, एवेलुएशन इज टू मेक अ जजमेंट अबाउट एजुकेशनल क्वालिटी। तो यहाँ से एक आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि मेजरमेंट इज अबाउट क्वांटिटेटिव स्टडी या क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ स्टूडेंट। Evaluation is basically the qualitative judgment about educational abilities of a student. Evaluation that monitors learning process is formative evaluation, जैसा भी हमने डिस्कस किया।
कि ग्रेजुअली जो लर्निंग प्रोग्रेस देख रही होती है टाइम बाय टाइम। A formal and systematic procedure of getting information is test। ये टेस्ट की डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ obtaining numerical values, मेजरमेंट अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्वांटिटेटिव का मतलब है न्यूमेरिकल आंसर, तो न्यूमेरिकल आंसर जो है वो मेजरमेंट है। क्वेश्चन जितने भी हों उनके सम को हम टेस्ट कहते हैं, जिसका मकसद मेजरमेंट भी हो सकता है, एवेल्युएशन भी हो सकता है, असेसमेंट भी हो सकता है। वो जो टेस्ट की टाइप कि वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहा है, वो फिर सब टाइप बन जाती हैं टेस्ट की। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज डिसीजन इज टू व्हाट मेजर, कि क्या मेजर करना है। उसके बाद फिर आप जाए पर टेस्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं और फिर आप एवेलुएट करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं। फॉर्मेटिव एवेलुएशन का क्या मकसद है? मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, 12 दफा आप स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। फॉर्मेटिव एवेलुएशन फ्रीक्वेंटली टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसी इंस्ट्रक्शन के बाद, किसी ईयर के बाद, टर्म के बाद, महीने के बाद अगर आपने असेस करना है तो उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, समेटिव समरी। वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप इज एवेलुएशन एंड द लीस्ट इन द स्कोप इज टेस्ट। यानी जब आप एक बात करें ग्रेड की या बच्चे के एवेलुएशन के प्रोसेस की, या बच्चा किस तरह का रहा है, तो उसमें जो टेस्ट है वो लोएस्ट लीस्ट स्कोप रखता है और एवेलुएशन आपकी मैक्सिमम स्कोप रखती है कि आप उसको किस तरह एवेलुएट करें। एवेलुएट हो तो टेस्ट की बेस पे ही रहा है, असेसमेंट की बेस पे ही रहा है, लेकिन जो उसका फाइनल है प्रोसेस वो एवेलुएशन है। जैसे कि ये चारों बेसिक तरतीब वाइज हैं, पहले टेस्ट बनेगा, उसकी बेस पे आप मेजरमेंट करेंगे या असेस करेंगे और उसकी बेस पे एवेलुएशन होगी। परमानेंट डिफिकल्टी इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, कि अगर बच्चा 12 दफ़ा गलती कर रहा है या टीचर 12 दफ़ा नहीं पढ़ा पा रहा, टॉपिक नहीं समझा पा रहा, 2 दफ़ा बच्चे को समझाया, दोनों दफ़ा ही उसे नहीं आया, या एक बच्चा है वो 12 दफ़ा गलती कर रहा है, उसको 2+5 7 ही लिखना नहीं आ रहा, तो इट्स मीन देयर इज प्रॉब्लम बिफोर दिस क्लास, यानी यहाँ पे आने से पहले या इस क्लास में आने से पहले का कोई मसला है, जिसकी स्टडी फिर हम करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। ब्रॉडर इन मीनिंग इज एम्स, प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। अब इसमें अगर हम 2 पढ़ चुके हैं, नॉर्म परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है कंपैरिजन में विद ईच अदर, क्राइटेरियन परफॉर्मेंस टेस्ट है विद सर्टन मार्क्स और सर्टन थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है किसी भी शख्स की एबिलिटी को स्टडी करने के लिए हम एक टेस्ट ले सकते हैं। इसी को डिस्कस किया कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन, अभी हमने डिस्कस किया कि रिलेटिव ग्रेडिंग है तो उसको आपस में ही एवेलुएट किया जाता है, तो इंडिविजुअल को देखा जाता है, 3 इंडिविजुअल 4 इंडिविजुअल्स, इसका स्कोर ज्यादा है, इसका कम है। ओके, इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, एज वी ऑल नो इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आप की मार्किंग जो है वो श्योर होती है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। इसी वजह से आपका जो एफपीएससी का जो ये पेपर है ये एमसीक्यू बेस होगा। ओके, देन वी हैव अ फैसिलिटी वैल्यू। ये फैसिलिटी वैल्यू जो है ये 2 तरह की बेसिकली थ्रेशोल्ड है। एक है फैसिलिटी वैल्यू जो बेसिकली ये बताता है कि क्वेश्चन बेसिकली किस तरह है, कि लेसन 5 का मतलब है अगर परसेंटेज में करेंगे तो 0.05 बनेगा 100 से डिवाइड करके, कि बहुत डिफिकल्ट है, इनफैक्ट इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, ये बच्चा के लिए अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। 6 to 10 मतलब 0.1%, वेरी डिफिकल्ट, 0.2 डिफिकल्ट, 0.2 से लेकर 0.34 तक मॉडरेटली डिफिकल्ट, एंड देन एवरेज स्टूडेंट के लिए फेयरली इजी, और 100 पे जाएंगे तो एक्सट्रीमली इजी, हर बच्चा ही कर सकता है। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, जो बेसिकली ये बताता है कि जो आपका क्वेश्चन या आइटम है वो इट्स गुड टू गो और नॉट गुड टू गो। तो अगर बिलो 0.10 है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को रिलेट ही करते हैं, तो पुअर है या आइटम जो है वो ठीक नहीं है, अगर उससे आप बढ़ते जाएंगे तो वो इजी होता जाएगा। अब अगर इसमें हम इस क्वेश्चन को देखें कैसे आएगा, तो फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.2 मीन, अब इसमें देखें ये किस कैटेगरी में आता है, ये डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, थर्ड वाले में। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका आंसर है,
Item is difficult. Okay. Objective type question have advantage over essay type because such question are easy to mark. कि जो MCQs हैं वो टीचर के लिए easy to mark होते हैं. डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू मोर देन 0.4 मींस कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन में जाएं 0.4 से प्लस, यानी ये जो फर्स्ट बॉक्स है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक है, बड़ी अच्छी आइटम है, एवरेज है, टेस्ट के लिहाज से एक अच्छा मटेरियल है, तो इट्स गुड टू गो. सो आइटम इज एक्सेप्टेबल, इसे आप कैरी कर सकते हैं. टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट. इन मल्टीपल चॉइस आइटम द स्टेम्स ऑफ द आइटम शुड बी मीनिंगफुल. स्टेम कहते हैं स्टेटमेंट को. Which appropriate word will be used to make an objective behavior construct, कि आप उसको behavior relevant sense में ले जा सकते हैं. तो ये जो कुछ MCQs हैं इस तरह के मजीद, ये तकरीबन 24 पेजेस हैं, ये मैं अभी आपसे शेयर भी कर देता हूँ, इसको आप गो थ्रू करें. नेक्स्ट हमारी जो कल क्लास है उसमें आप डिस्कस करें, और फिर हम इसका इंशाल्लाह एक संडे को टेस्ट अरेंज करते हैं, इसमें हम ये जो MCQs हैं, जो पास पेपर के MCQs हैं, जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, उसको एक हम रियल टाइम गो थ्रू करते हैं. एंड लेट्स सी कि वेयर वी स्टैंड ऑन दिस.